Assalamu alaikum. You are watching Taimur Khalid YouTube channel. Now today's our topic is accounting concept. In this video we will discuss about cost concept. Cost concept is also called historical cost concept. The reason is that because it signifies the historical transaction or historical value of a fixed asset or non-current asset. That's why cost concept is also called historical cost concept. अब इस cost concept में हमने तीन चीजों को आइडेंटिफाई करना है, तीन चीजों को समझना है। पहली चीज ये होगी कि जब भी एसेट को परचेज किया जाए तो उसको उसकी इनिशियली किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, दैट इज कॉस्ट। यानी जब भी हम एसेट को परचेज करें, जो फिक्स एसेट है या नॉन करंट एसेट है, जब हम उसको परचेज करेंगे तो उसको हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। सेकेंड बात ये हम इसमें समझेंगे कि उसके बाद हमने क्या करना है, उस एसेट की, उस फिक्स एसेट की या नॉन करंट एसेट की जो यूजफुल लाइफ है हमने वो एस्टिमेट करनी है कि वो जो एसेट है वो बिजनेस को कितने साल तक इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। वो 4 साल तक करेगा, 5 साल तक करेगा, 10 साल तक करेगा, 15 साल तक करेगा। ठीक है। जो थर्ड चीज हमने यहाँ पे समझनी है दैट इज वो ये है, जो थर्ड चीज हमने यहाँ पर समझनी है वो ये है कि जो पहले तो हमने बात कर ली कि जो थर्ड चीज हमने यहाँ पर समझनी है वो ये है कि जैसे जैसे हम उस एसेट को यूज करेंगे तो कुछ वैल्यू उस एसेट की कॉस्ट में से हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। अब जो वैल्यू विद द पास ऑफ टाइम, ईयर बाय ईयर, जो वैल्यू उस एसेट की कॉस्ट में से हम रिड्यूस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो मतलब ये हुआ कि एसेट को जब भी परचेज करें तो उसको उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस पर हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेकेंडली क्या है कि उसकी लाइफ एस्टिमेट करनी है कि कितने साल तक वो बिजनेस को क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। जो तीसरी बात ये है कि हमने हर साल क्या करनी है, उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट्स आएंगे, दैट इज कैरिंग वैल्यू कॉन्सेप्ट। अब कैरिंग वैल्यू क्या होती है? कैरिंग वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पर एसेट को आप फाइनेंशियल पोजीशन पर रिकॉर्ड करते हैं। द वैल्यू एट विच एन एसेट यानी फिक्स एसेट और नॉन करंट एसेट इज रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल पोजीशन इज कॉल्ड कैरिंग वैल्यू। अब कैरिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? सिंपली कॉस्ट प्राइस, यानी सबसे पहले तो एसेट जब आप परचेज करेंगे तो उसको आप फाइनेंशियल पोजीशन यानी जो बैलेंस शीट है उस पर किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। फिर उसके बाद हर साल उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स यूज और वियर एंड टियर। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स यूज और वियर एंड टियर इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कि जैसे जैसे विद द पास ऑफ टाइम, ईयर बाय ईयर वो एसेट इस्तेमाल होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। वो जो कम होगी वैल्यू, या जो डिक्रीज इन वैल्यू आएगी उस एसेट के अंदर, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। हमने क्या करना है, अब कॉस्ट प्राइस में से उस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लेस करते जाना है, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड कैरिंग वैल्यू। अब अगर मैं कहता हूं कि 2 या 3 साल की डेप्रिसिएशन हमने इकट्ठी उस कॉस्ट प्राइस में से लेस करनी है, तो वो जो डेप्रिसिएशन होगी दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यानी एक साल से ज्यादा की जो डेप्रिसिएशन है, जब हम उसको क्लब अप करेंगे तो ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट में से जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करते हैं दैट इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू। और उस वैल्यू पर पहले साल एसेट कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, फिर उसके बाद हर साल एसेट कैरिंग वैल्यू पर फाइनेंशियल पोजीशन में या बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड होगा। अब इसकी जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसके बाद हमने एक बात की यूजफुल लाइफ की। यूजफुल लाइफ वो लाइफ होती है, यानी वो एस्टिमेटेड लाइफ होती है जिसमें एसेट, फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट बिजनेस एंटिटी को इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब जब इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करना खत्म हो जाता है तो अल्टीमेटली एसेट को एंटिटी यानी बिजनेस एंटिटी सेल कर देती है। अब जिस वैल्यू पर बिजनेस उस एसेट को, फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट को सेल करेगा, उस वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। और स्क्रैप वैल्यू क्या है कि एसेट की यूजफुल लाइफ एंड होने के बाद जिस वैल्यू पर उस एसेट को बिजनेस सेल आउट कर देगा तो उस वैल्यू को हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक एसेट है दैट इज मशीनरी। उसकी जो कॉस्ट हमारे पास थी दैट इज $1 लाख। ठीक है। और यूजफुल लाइफ दैट इज 10 ईयर। अब यूजफुल लाइफ क्या है? जितने सालों के लिए वो बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। मशीनरी एसेट है, कॉस्ट प्राइस ये है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स हमने एस्टिमेट कर ली कि 10 साल तक इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो स्क्रैप वैल्यू मतलब कि यूजफुल लाइफ के बाद एसेट को जिस वैल्यू पर हम सेल करेंगे यानी बिजनेस सेल आउट करेगा वो उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है या रेजिडुअल वैल्यू होती है। तो स्क्रैप वैल्यू दैट इज नील, अज्यूम कर लिए कि कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है इसकी। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अब डेप्रिसिएशन जो है उसके मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। आउटपुट मेथड भी होते हैं लेकिन हमने जो इसमें डिस्कस करना है दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड।
ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो ईयर बाय यानी वो ये फॉर द ईयर होगी बिकॉज एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमेशा इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं और इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है, करंट ईयर की होती है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, या हम इसको रेजिडुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, और डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करने का। अब एसेट था, अब इसकी जो डेप्रिसिएशन हमने वैल्यू दैट जो कैलकुलेट की है $1,00,000 इसकी क्या थी? कॉस्ट थी, नील स्क्रैप वैल्यू है, 10 ईयर्स इसकी क्या है? यूजफुल लाइफ है। इसके बाद जो वैल्यू आती है हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की फॉर्म में, दैट इज $10,000 पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर, के हर साल क्या है कि एसेट की वैल्यू $10,000 जो होगी वो डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी। तो हमने स्टार्ट में बात की थी कि एसेट को इनिशियली किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? जब परचेज करेंगे कॉस्ट प्राइस पे, फिर लाइफ एस्टिमेट करेंगे। लाइफ एस्टिमेट करने के बाद हम क्या करेंगे? उसकी जो लाइफ जितनी एस्टिमेटेड लाइफ है उसकी बेसिस पर उसकी कॉस्ट में से हर साल हम कुछ वैल्यू क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और वो जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब ये है कि 10,000 पर एनम हम उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस करते जाएंगे, ठीक है। जब 2 साल की बात होगी तो वो बन जाएगी हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और जब 1 साल की बात होगी दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो 10,000 पर एनम क्या होगा हमारे पास? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर। अब इसको हमने अज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ईयर 1 है, ईयर 1 में जो एसेट को हमने इनिशियली फाइनेंशियल पोजीशन पर यानी बैलेंस शीट पर रिकॉर्ड किया था वो क्या था? 1 लाख रुपीस पे। ईयर एंड पर हमारे पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट हुआ यानी पूरा साल एसेट यूज हुआ, तो हमने कहा कि डेप्रिसिएशन क्या होती है कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स यूज और वियर एंड टियर। तो अब यूज हुआ एसेट पूरा साल, तो अल्टीमेटली उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी? रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी। तो जब डिक्रीज होगी तो दैट इज इक्वल टू 10,000, और ये क्या है हमारे पास? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर फर्स्ट ईयर। तो 1 लाख में से हम क्या करेंगे? 10,000 लेस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 90,000, ठीक है। तो ईयर एंड पर जो उस एसेट है दैट इज मशीनरी, तो मशीनरी की जो वैल्यू है दैट इज 90,000। अब 90,000 को ईयर 2 में क्या करेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, और ईयर 2 में दोबारा हम 10,000 इसमें से क्या कर देंगे? लेस कर लेंगे, और जो वैल्यू आएगी ईयर एंड पर उस एसेट की दैट इज 80,000। तो सिमिलरली क्या होगा कि हर साल क्या होगा? 10,000 उस एसेट की जो वैल्यू होगी यानी जो कैरिंग वैल्यू होगी। अब दिस इज कार्ड, ये कैरिंग वैल्यू है, ये भी कैरिंग वैल्यू, ये भी कैरिंग वैल्यू, ये भी कैरिंग वैल्यू, और जो नेक्स्ट आती जाएंगी वो क्या होंगी? कैरिंग वैल्यू होंगी। हमने बात की थी कि कैरिंग वैल्यू क्या होती है कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अगर फॉर एग्जांपल ये 1 लाख रुपीस है, अगर मैं 2 या 3 साल की वैल्यू लेस करता हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस करता हूं, तो अगर 3 इयर्स का मैं लेस करूंगा तो अल्टीमेटली दैट इज इक्वल टू 30,000। तो 30,000 जब मैं कॉस्ट में से 1 लाख में से लेस करूंगा दैट बिकम्स इक्वल टू 70,000। तो 70,000 एट द एंड ऑफ द ईयर 3 मेरे पास एसेट की वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू को क्या है? दिस इज कैरिंग वैल्यू, ठीक है। तो मतलब ये है कि एसेट को हमने परचेज किया, जिस वैल्यू पर परचेज किया वो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, लेकिन कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता कि एसेट को हर साल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है एसेट को जिस साल परचेज किया उसको उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसकी कॉस्ट में से कुछ एक वैल्यू है दैट इज डेप्रिसिएशन, वो क्या करनी है? लेस करनी है, ठीक है। तो वो लेस होती जाएगी तो अल्टीमेटली उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो वो जो डिक्रीज होके आएगी वैल्यू दैट इज कॉल्ड कैरिंग वैल्यू। तो मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट इनिशियली एसेट कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ, और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ? वो कैरिंग वैल्यू पर फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब अल्टीमेटली करते करते हमने बात की थी 10 इयर्स इसकी यूजफुल लाइफ है कि 10 इयर्स तक एसेट इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा बिजनेस को। तो अल्टीमेटली 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर जो है इसकी कैरिंग वैल्यू है। जब आखिरी साल भी हम दोबारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000 का लेस करेंगे तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी दैट इज निल। तो मतलब ये है कि जब हमने बात की थी स्टार्ट में कि इसकी जो स्क्रैप वैल्यू दैट इज निल, तो निल हमारे पास अल्टीमेटली कैलकुलेट होकर आ गई है, ठीक है। तो ये है कॉस्ट कॉन्सेप्ट कि एसेट को इनिशियली आपने रिकॉर्ड करना है कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने उसी वैल्यू कॉस्ट पर उसको रिकॉर्ड नहीं करना, उसमें से क्या करना है? डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है उसको आपने रिड्यूस करते जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना इनिशियली,
लाइफ एस्टिमेट करनी है, और उसके बाद तीसरी बात क्या है कि एस्टिमेटेड लाइफ की बेसिस पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एसेट की वैल्यू में से लेस करते जाना है। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। पढ़ लेते हैं जरा कॉस्ट कॉन्सेप्ट को। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट अ प्राइस पेड टू एक्वायर इट। पेड टू एक्वायर मतलब दैट इज कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ दैट एसेट। कि अब जो बेस होगी दैट इज कॉस्ट। तो हमने ये बात की थी, जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है कि सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेट्स टू पास्ट। अब जो एक्विजिशन कॉस्ट मतलब, एक्विजिशन कॉस्ट मींस दैट इज परचेज प्राइस, एक्विजिशन कॉस्ट मींस दैट इज परचेज प्राइस। तो एसेट की परचेज प्राइस क्या होगी, रिलेट्स टू द पास्ट, कि वो पास्ट से रिलेट करेगी। अब अगर हम फोर्थ ईयर में हैं तो जो एसेट की जो कॉस्ट है, यानी एक्विजिशन प्राइस है, वो ईयर 1 से रिलेट करेगी, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। लेकिन विद द पेस्ट ऑफ टाइम क्या होगा, उसको हम कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पर रिकॉर्ड नहीं करते रहेंगे, ठीक है। तो सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेट्स टू द पास्ट, इट इज रेफर्ड टू एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। और हाउएवर कॉस्ट डज नॉट मीन that the asset will continuously be shown at the acquisition price for as long as business entity own them। वही कॉन्सेप्ट है, वही बात है कि एसेट को जब तक बिजनेस ने ऑन किया वो कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं होगा। वो क्या होगा, इनिशियली वो कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड होगा, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो कैरिंग वैल्यू पर शिफ्ट हो जाएगा। और कैरिंग वैल्यू क्या थी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या थी कि 2 या 3 साल की डेप्रिसिएशन को आप क्लब अप कर लेते हो, उसको कॉस्ट प्राइस में से लेस कर देते हो। लेकिन इंडिविजुअल ईयर की बात करें, अगर एक ईयर की बात करें तो दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, देयर कॉस्ट सिस्टमैटिकली रिड्यूस फ्रॉम ईयर टू ईयर। सिस्टमैटिकली रिड्यूस हो रही है, कॉस्ट क्या हो रही है, सिस्टमैटिकली रिड्यूस हो रही है, एक सिस्टम के थ्रू हो रही है, ठीक है। हैफेजर्डली नहीं रिड्यूस हो रही है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट किया, हमने इस मेथड को यूज किया, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को यूज किया। उस मेथड के थ्रू क्या है, इसकी कॉस्ट रिड्यूस होती गई है। फर्दर इसमें यह है कि देयर कॉस्ट यानी फिक्स एसेट की जो कॉस्ट है सिस्टमैटिकली रिड्यूस होगी फ्रॉम ईयर टू ईयर। दिस सिस्टमैटिक रिडक्शन डन ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। और अब यूजफुल लाइफ हमने कितनी एस्टिमेट की हुई थी, 10 इयर्स। और वही जो रिडक्शन है, यानी ये सिस्टमैटिक रिडक्शन है, सिस्टमैटिक रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट है, वो क्या हुई है, ओवर द यूजफुल लाइफ रिड्यूस हो रही है, यूजफुल लाइफ से बाहर नहीं गई, ठीक है। कि हमने जितनी एस्टिमेट की थी यूजफुल लाइफ एसेट की, वो उसी लाइफ के अंदर अंदर, मतलब क्या कि एसेट की कॉस्ट में से लेस होती गई, यानी कैरिंग वैल्यू आती गई, उसमें से फर्दर लेस करते गए। तो अल्टीमेटली जब यूजफुल लाइफ एंड हुई तो डेप्रिसिएशन भी हमने रिमूव कर दी, ठीक है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही है कि आपने क्या करना है, एसेट को इनिशियली कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है जब आप उसको परचेज करें, लेकिन फर्दर क्या है कि उसके बाद आपने उसकी लाइफ एस्टिमेट करनी है। लाइफ एस्टिमेट करने के बाद उस एस्टिमेटेड लाइफ की बेसिस पर आपने इसकी कॉस्ट में से क्या करना है, कुछ वैल्यू लेस करते जाना है। और जो वैल्यू हम लेस करेंगे दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है बता चुका हूँ, यूजफुल लाइफ क्या होती है बता चुका हूँ, ठीक है। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट बता चुका हूँ। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू हमने डिस्कस कर ली। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है बात कर ली हमने। कैरिंग वैल्यू क्या होती है हमने बात कर ली। अल्टीमेटली आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और अपनी क्यूरीज लाजमी पोस्ट किया करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं उसको डिस्कस कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।